Welcome to my physics channel. Some question is given here from model paper of CBSE board for 2022 and 2023. These are the most important questions for you CBSE board examination, which is going to held in this year. मैंने क्या किया है कि काफ़ी सैम्पल्स पेपर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कई बार रिपीट होते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, वो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। और जो वीक बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को देखते भी नहीं। तो मैंने ये सोच के बनाया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे मार्क्स आपके कवर हो सके और सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रिवाइज कर सकें। तो मेरा ये प्रयास है, मैंने अपनी कोशिश अपने हिसाब से जानबूझकर अच्छी की है। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके नंबर अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है। माय नेम इज आशीष कुमार त्रिपाठी और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को, जो मॉडल्स पेपर में सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कई मॉडल्स पेपर्स के बंच ऑफ मॉडल्स पेपर के कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले, हम आपको सब सॉल्व कराएंगे। सारे मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे 10+2। ठीक है, पर पार्ट वाइज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस which is most important for CBSE, right? So there is given first question, find the optical center of plano-concave lens। तो बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है, what is the optical center of lens? What is optical center of lens? तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स आप बना सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूं इसको कॉपी कर सकते हैं आप। तो किसी लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ले लें, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस ले लें, ध्यान दीजिए। तो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? तो कहते हैं कि इस लेंस पर कहीं से रे आनी चाहिए। तो रे हम कहां से भेजते हैं लेंस के ऊपर? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये है। ठीक है, अब ये रे कहां से जा रहा है? रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ये रेज क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। कर दिया रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन हो गया। निकलने के बाद फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्योंकि अब तो इसको निकलना भी है बाहर, तो ये बाहर निकले। ध्यान दीजिए, अगर इनकमिंग रेज ऑन द लेंस एंड आउटगोइंग रेज फ्रॉम द लेंस अगर पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है? पैरेलल है। तो ध्यान रखिए, लेंस के अंदर जो रेज है वो ऑप्टिकल एक्सिस को, किस एक्सिस को? ऑप्टिकल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये समझ में आ रही बात? दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? आने वाली रेस, निकल के जाने वाली रेस अगर पैरेलल है तो अंदर जो रेस लेंस में
ऑप्टिकल सेंटर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अच्छा, इसमें एक चीज और भी बढ़ा दें, चलो यहां कर देते हैं। ध्यान दीजिए, दिस इज द पोल ऑफ दिस पोर्शन, मान लेते हैं कितना है P1, एंड दिस इज द पोल ऑफ दिस पोर्शन इज P2। समझ में आ रही बात? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला है देन CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू होगा R1 अपॉन R2, ये फार्मूला। ऑप्टिकल सेंटर से पोल की डिस्टेंस CP1, ऑप्टिकल सेंटर से पोल दूसरे पोल की डिस्टेंस CP2 का रेशियो क्या होगा R1 अपॉन R2। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो मतलब प्लेन, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ भाग। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2, और आपको पता है प्लेन का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। हमें नहीं पता है कहां पर होगा इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं C। तो ये क्या हो गया पहला पोल, और ये क्या हो गया सेकंड पोल। तो ध्यान दीजिएगा CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू R1 कितना है इनफाइनाइट, अपॉन R2 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसको उलट देंगे CP2 अपॉन CP1 इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा R2 अपॉन इनफाइनाइट, और समथिंग इज डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट मींस इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? इक्वल टू 0, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। तो CP2 अपॉन CP1 इक्वल टू लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। तो यहां रेशियो से हमें क्या पता चलता है, CP2 कितना है 0 है, और CP1 कितना है कुछ है। CP1 कितना है कुछ है, पर CP2 कितना है 0। या फिर इसको ऐसे कर लो, CP1 को इधर भेज देते हैं, तो CP2 इक्वल टू CP1 0 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, CP2 पहले 0 है और CP1 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब CP1 0 नहीं है। इट मींस CP1 कुछ है, पर CP2 कितना होना चाहिए डिस्टेंस 0 होना चाहिए, और CP2 डिस्टेंस 0 कब होगा, जब C कहां हो यहीं पर हो, कहां हो यहीं पर हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसका रे डायग्राम अगर बनाया तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रेस कैसी होनी चाहिए पैरेलल, और अंदर वाली रेस एक दूसरे ऑप्टिकल एक्सिस को कहां कट कर रही है, कहां इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर P2 पोल पर। मेन सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा यहीं पर। तो CP2 कोई डिस्टेंस नहीं है, मींस इट 0 और इट इज समथिंग कुछ है, राइट। अब ऐसे आते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसके अंदर प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉनकेव। तो प्लेनो कॉनकेव के लिए प्लेनो कॉनकेव R1 कितना है भाई इनफाइनाइट, R2 कुछ है, ये है R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये है, ये हो गया P1, ये हो गया P2, हमें नहीं पता है कहां है, हमने मान लिया है यहां पर C। तो CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो R1 कितना है इनफाइनाइट, R2 कितना है कुछ तो है, ठीक है। डिवाइड कीजिए, उल्टा कर दीजिए, CP2 उलट गया तो ये भी उलट जाएगा, ये भी उलट जाएगा, R2 अपॉन इनफाइनाइट
समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, Cp1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Cp2 इक्वल टू 0, Cp2 क्या हो गया 0, मतलब C कहां चला गया यहां पर। रेडियस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहां होगा, प्लेनो कॉन्केव या प्लेनो कॉन्वेक्स का इस पॉइंट पर होगा, सेकंड पोल पर होगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। अब ध्यान दीजिएगा यहां, ये हो गया P1, ये हो गया P2, C कहां है ध्यान दीजिएगा R1, और ये क्या है R2, तो नंबर्स दिए हुए हैं। और वैसे भी हमको पता है कॉन्केव कॉन्वेक्स में इसका रेडियस अगर आप ध्यान दो तो इसकी बॉल छोटी बनेगी, और इसका रेडियस ध्यान दो अगर तो इसकी बॉल बड़ी बनेगी, ठीक है। तो R1 is given 20 सेंटीमीटर एंड R2 is given 40 सेंटीमीटर। तो इस पर ध्यान देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं C कहीं पर है तो Cp1 अपॉन Cp2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। R1 कितना है 20 है, R2 कितना है 40 है, तो 20 बन जा 2, तो Cp1 अपॉन Cp2 इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 2Cp1 इक्वल टू Cp2। यहां से पता चलता है कि Cp2 बड़ा है किससे, Cp1 से। Cp2 क्या है बड़ा है किससे, Cp1 से। एग्जांपल देख लो, अगर Cp1 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, लेट एज्यूम इट, तो Cp1 इक्वल टू 10, तो 2 into 10 इक्वल टू Cp2, तो Cp2 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। आप समझ में आ गई बात मैथमेटिकली। तो Cp2 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, Cp1 के। अब जरा ध्यान दीजिएगा, Cp2 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, Cp1 के कंपैरिजन में। तो अगर C को ध्यान दीजिए यहां ले आया जाए, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, Cp2 बड़ा हो गया किसके कंपैरिजन में, Cp1, किसके कंपैरिजन में, Cp1 के कंपैरिजन में बड़ा हो गया। तो C हमारा यहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। अब कोई रेज मान लीजिए यहां पर आती है, कोई रेज मान लेते हैं यहां आती है, तो इसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं। खैर मैथमेटिकली हमको पता चल गया कि Cp2 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, Cp1। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पॉज करके बनाने का प्रयास किया है ताकि वीडियो छोटी रहे, वरना बनाने में पता चला सारी वीडियो की रिकॉर्डिंग में टाइम चला जाएगा। कोई रेज अगर इस पर आ रही है, रिफ्रैक्ट करने के बाद फिर उसने दोबारा रिफ्लेक्ट किया, बात समझ में आई। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन अंदर प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दैट लेंस। अब ध्यान दीजिए, इसने यहां पे तो किसी सेंटर को काटा नहीं, लेकिन हमको फील हो रहा है वर्चुअली कि कहां काट रहा है, C, तो दैट C इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। अब इसके एग्जांपल में अगर ध्यान दीजिए,
अगर इस क्वेश्चन को आप राइट कर लीजिएगा, इफ सेम क्वेश्चन लिखिएगा, इफ r1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड r2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल हैपन, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बहुत आया है, किया जा सकता है, करते हैं। CP1 r1 कितना हो गया 40, r2 कितना हो गया 20, तो कितना हो गया ये 2। CP1 इक्वल टू 2 into CP2, इट मींस कौन बड़ा है CP1 बड़ा हो गया किसके कंपैरिजन में, CP2 के कंपैरिजन में। आपके याद हो CP1 छोटा है और CP2 बड़ा है, पहले वाले क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन चेंज हुआ है उसमें आ रहा है CP1 बड़ा है और CP2 छोटा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब डायग्राम कैसे बनेगा आपको, ये हो गया P1, ये हो गया P2, C कहीं पड़ेगा मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। रिफ्रैक्ट हुआ और यहां से रेस निकल। अब ध्यान दीजिएगा, लेंस के अंदर, क्योंकि दोनों रेस पैरेलल होनी चाहिए और यहां पैरेलल मिल रही है, तो जो लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्शन, जो लाइट रेस रन कर रही है, चल रही है, ट्रैवल कर रही है, वो वर्चुअली कहां दिख रही है, आती हुई यहां। तो आप जरा देखिए, आप CP1 क्या हो गया, CP1 बड़ा हो गया किसके कंपैरिजन में, CP2 के, ठीक है। तो अब रे डायग्राम ऐसा बात समझ में आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, थोड़े से प्रैक्टिस की आपको जरूरत है बस। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ICSE बोर्ड सबके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फॉर थिन लेंस प्रूव दैट x1 into x2 equal to minus f square न्यूटन्स फॉर्मूला किसके लिए, फॉर लेंस, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। दूसरा क्या है, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा तो अच्छी बात है, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप से इसी क्वेश्चन को पूछता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस ऑफ फोकस इज x1। फोकस, फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट जो रखा है इसको एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका फर्स्ट फोकस यहां पर है और सेकंड फोकस यहां पर, ठीक है। एज वी नो फर्स्ट फोकस इज हियर एंड सेकंड फोकस इज देयर, राइट। तो फर्स्ट फोकस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ध्यान देना, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी दे रहे हैं, x1, और कह रहे हैं कि जो सेकंड फोकस है उससे इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो कह रहे हैं x2। ध्यान देना, इमेज लेंस के उस साइड में अगर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसा फॉर्म करता है दूसरे साइड में, अगर दूसरी साइड में बना रहा है तो कैसा बनाता है, उल्टा, रियल, ठीक है। कह रहे फर्स्ट फोकस की लेंस से जो डिस्टेंस दे रखी है वो f1 दे रखी है और सेकंड फोकस की जो डिस्टेंस दे रखी है वो f2 दे रखी है। क्वेश्चन फिर से समझिए, द डिस्टेंस फ्रॉम फॉर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस इज x1 and from second focus object distance of image is x2। तो second focus first focus, तो इसका मतलब f1 जो है, f1 and f2 distance of first and second focus from lens, right। अब इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे, ये ध्यान दें, ये वाला, इसका फर्स्ट फोकस किधर आता है, इस साइड में, सेकंड फोकस किधर आता है, इस साइड में आता है, लेकिन ये इमेज कैसा बनाता है, सेकंड फोकस के उस तरफ ये कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, या ऐसे कह लो ये इमेज का फॉर्मेशन कैसा करता है,
सीधा, कैसा करता है? सीधा। इरेक्ट, इमेज इज फॉर्म्ड बाय दिस कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज इरेक्ट, ठीक है। और वो किस तरफ करेगा? इसी साइड में करेगा। इस साइड में करेगा, इसी साइड में करेगा। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, एक रेज ऐसे गई, डाइवर्ज हो गई, क्योंकि इस लेंस का काम क्या होता है? रेज को फैला देना, ठीक है, ये लेंस करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। इसको अगर पीछे हम मोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर दोनों रेज मिलती हुई फील हो रही है, इसलिए इमेज कहां पर है? यहां। ऑब्जेक्ट कहां है? क्वेश्चन में क्या कहा है कि सेकंड फोकस से ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x2। कितनी है? x2। समझ में आ गई? ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेशन सिर्फ इसमें ही प्रॉपर वे में मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। या हम ये भी कह लें कि न्यूटन्स फार्मूला बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में भी कौन सा इमेज होना चाहिए? रियल इमेज होना चाहिए। कौन सा इमेज? रियल इमेज होना चाहिए, जो सेकंड फोकस से कितने डिस्टेंस पर बना रही है? x2 डिस्टेंस पर बना रही है। ये समझ में आई बात? तो खैर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा प्रूफ करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, कोई ना कोई, ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई एक रेज इसके पैरेलल जाएगी। जैसा आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, कोई ना कोई एक रेज ऑब्जेक्ट से कैसी जाती है? पैरेलल। तो जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल रेज जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होती है? कहां से पास होती है? फोकस। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है, ठीक है। कोई ना कोई एक रेज, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से भी एक रेज जा सकती है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज मुड़ती, रिफ्रैक्ट नहीं होती है, डाइवर्ट नहीं होती है, डेविएट नहीं होती, तो ये जाकर के यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पर न्यूटन ने इस ज्योमेट्री का लाभ नहीं लिया। न्यूटन ने ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज कर दी, और क्या? ध्यान दीजिएगा, यहां से तो बहुत सारी रेज निकल रही हैं, बहुत सारी रेज, बहुत सारी रेज। तो कोई ना कोई एक रेज भी यहां से भी जा रही होगी, कोई ना कोई एक रेज यहां से भी तो जा रही होगी। तो जो रेज फोकस, फर्स्ट फोकस से जा रही है, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? कहां से पास होगी? यहां से। ध्यान दीजिएगा, the light rays which is going parallel to the principal axis after refraction that will pass through focus, and the light rays which is passing through focus after refraction pass parallelly to the principal axis। और ये दोनों रेज मिलती हुई कहां फील हो रही है? यहां पर। इसलिए हमारी इमेज यहां पर फॉर्मेशन हो रही है। समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान दीजिए, इस रेज को हम नहीं लेंगे, इस रेज को हम नहीं लेने वाले, अब इस रेस को लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, किसमें आप ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, सेम ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल है? सेम ट्रायंगल। कैसे? दो ट्रायंगल अगर आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, दो ट्रायंगल अगर आपके पास है और दोनों ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम होते हैं, दो एंगल आपस में सेम होते हैं, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है? सेम ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल्स में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, लेंथ अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, इक्वल टू बेस अपॉन बेस लिख सकते हैं, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मान लेते हैं इसको h, तो h अपॉन h डैश लिख सकते हैं। इस तरह की सुविधा हमको थ्योरम में मिलती है अगर दोनों ट्रायंगल के एंगल क्या है? सेम, दो एंगल, एटलीस्ट
दो एंगल आपस में अगर सेम है तो हम दोनों ट्रायंगल्स के लेंथ अपॉन लेंथ इक्वल टू बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लिख सकते हैं। ये थ्योरम में हमको लाभ होता है, ये फायदा हमको होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, सेम है, तो पता ही है। दो लाइंस अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दो लाइंस हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो दो एंगल क्या हो गए आपस में, ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है, ये एंगल इस एंगल से मैच कर रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम, राइट। तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं बेस अपॉन बेस इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीन यूज करना चाहो तीन यूज कर दो, दो यूज करना चाहो दो यूज कर दो। तो ध्यान दीजिए, हम दो यूज कर रहे हैं, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं ए बी, और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसको लिख देते हैं सी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपकी लेंथ अपॉन आपकी लेंथ, ये तो है लेंथ अपॉन लेंथ, तो ओ डैश अपॉन BC इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो बेस कितना है, x1, और आपका बेस कितना है, f1, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेंथ अपॉन लेंथ इक्वल टू बेस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमको यूज नहीं करना। ओ डैश अगर आप ध्यान से देखिए तो रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइन क्या होती है, इक्वल होती है। तो ओ डैश इक्वल टू AC, तो ओ डैश की जगह लिख सकते हैं AC अपॉन BC इक्वल टू x1 अपॉन f1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। तो जब दो एंगल आपस में सेम कर मैच कर गए हैं तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम। और यहां पर भी ये थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो लेंथ अपॉन लेंथ, दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो आई डैश अपॉन AC इक्वल टू बेस अपॉन बेस। बेस कितना है, x2, बेस अपॉन बेस कितना है भाई, f2। इसको उलट दीजिए तो AC अपॉन आई डैश इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा, f2 अपॉन x2, ठीक है। आई डैश क्या है, आई डैश, ध्यान देना यहाँ रेक्टेंगल बना हुआ है रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, सेम होती है। तो आई डैश जितना है उतना ही कौन है, BC। तो आई डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं इक्वल टू f2 अपॉन x2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो AC अपॉन BC की वैल्यू निकाल के बैठे हो, तो फ्रॉम वन इक्वेशन AC अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, x1 अपॉन f1 इक्वल टू f2 अपॉन x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 इक्वल टू f1 f2। दिस इज द प्रूफ ऑफ लेंथ फार्मूला दैट इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल आता भी है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है या प्रूफ आ सकता है, मतलब दोनों में से एक की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर दोनों साइड के, ध्यान रखना ये वाला प्रूफ कर दिया हमने, लेकिन अगर ये वाला प्रूफ करना है तो अगर दोनों साइड के, ध्यान देना, इसको आप कॉपी कर सकते हैं पॉज करके, मैं यहां जा रहा हूं, वहां के बाद यहां पर फिर से आते हैं हम, ध्यान देना। अगर ये वाला प्रूफ करने के लिए आया है तो यहां तक तो आना पड़ेगा। इफ बोथ साइड ऑफ लेंस मीडियम इज सेम, ध्यान देना, अगर दोनों साइड की मीडियम सेम है तो ध्यान देना f1 इक्वल टू f2, ये फार्मूला होता है
F1 इक्वल टू F2, ये फार्मूला होता है। मतलब साइन का माइनस साइन का मतलब उल्टा, आप F1 इधर है तो F2 उधर है, पर मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर होती है। मतलब F1 की लेंथ जितनी है उतनी क्या होती है, F2 की भी लेंथ होती है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, F मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, F। x1 इक्वल टू x2, ध्यान देना, F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू F, समझ में आ गया। लेकिन एक F1 प्लस में होगा तो F2 किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। सो x1 इंटू x2 इक्वल टू माइनस F स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी देते हैं, बहुत बार क्वेश्चन देखा गया, क्या देखा गया है, फ्रॉम द फर्स्ट फोकल लेंथ, सॉरी, फ्रॉम द फर्स्ट फोकस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम सेकंड फोकस इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, assuming 10 centimeter. If length of first focus is 5 centimeter, then what will be the length of second focus? तो हम इस तरह का यूज करते हैं, और ये न्यूटन्स फार्मूला किस पर एप्लीकेबल है, ओनली फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर रियल इमेज। ठीक है, now the next question is, two lenses A and B deviate the parallel ways 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of power of lens A and B is, ये ऑप्शन है आपके। कह रहे हैं दो लेंस हैं जो पैरेलल आने वाली रेस को डेविएट करती हैं इतने इतने डिग्री पर, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो खैर हम लेंस की पावर समझ लेते हैं क्या। मान लो ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो कितने एंगल को मोड़ देता है, अगर ज्यादा मोड़ता है तो लेंस की पावर ज्यादा है, कम मोड़ता है तो लेंस की पावर कम है। तो इसका मतलब एंगल डिफाइन करता है, ध्यान देना, अगर ये 30 डिग्री है तो इसकी पावर कम है क्योंकि इसने 30 डिग्री मोड़ा है, पर अगर इसने 60 डिग्री मोड़ दिया क्योंकि इसको पता है कि डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस है, कन्वर्ज करता है, अंदर ऑप्टिकल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। तो जो आने वाली रेस को कम मोड़ेगा उस लेंस की पावर कम है, और जो लेंस ज्यादा मोड़ेगा उस लेंस की पावर ज्यादा। तो खैर समझिए, मान लेते हैं कोई पैरेलल रेज आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो गई और वो किसी पॉइंट पर मिलती है। तो हमको तो पता ही है, खैर कोई पैरेलल रेज आती है तो कहां मिलती है, फोकस से जाती है। कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो इसको मैंने मान लिया F। तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल मुड़ गई, तो कितने एंगल मुड़ गई, थीटा। समझ में आई बात, ये यहां से निकल गई थीटा मोड़ करके। अब ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा थीटा। तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन बेस। लेंथ कितना है, रेक्टेंगल है, ऑब्जेक्ट की जो साइज है, लेंथ की, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितनी मान लेते हैं, h है। तो ये h है तो आमने सामने की साइड सेम होती है, तो ये भी कितनी होगी, h होगी। तो h अपॉन f, h अपॉन f, ये समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, tan थीटा कितना है, tan 30 इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहां पर पावर ऑफ लेंस tan थीटा इक्वल टू h अपॉन f हो गया। मींस जो लेंस जितना कन्वर्ज करेगी
पावर ऑफ लेंस, कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों, मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अगर रिकॉर्ड हो गया है और दोबारा बोल रहा हूँ तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ी देर आगे बढ़ा सकते हैं, और रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो इसको समझ लीजिए। किसी लेंस को कह रहे हैं कि रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, और ये रेस मुड़ती है। जाहिर सी बात है, कोई रेस अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ मुड़ेगी? फोकस पर। तो ये फोकल लेंथ हो गया। कितने एंगल मुड़ी? थीटा एंगल मुड़ी। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो जो रेस जितनी ज्यादा मुड़ती है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है, जो रेस कम मुड़ती है उसकी पावर कम होती है। तो किससे निकाल सकते हैं इस एंगल को? थीटा से। तो tan थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन बेस। लेंथ क्या है? ऑब्जेक्ट की जो भी साइज है उस साइज, ध्यान दीजिए रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है शेप में, तो आमने सामने की साइड क्या होती है? रेक्टेंगल की सेम होती है। तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो यहाँ ले लेते हैं, h अपॉन f, दैट इज पावर ऑफ लेंस। tan थीटा इक्वल टू h अपॉन f। ये समझ में आ गया? तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया? tan थीटा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, tan थीटा अपॉन tan थीटा 2, लेंस A की और लेंस B की पावर कितनी है? पावर कितनी है? अच्छा, इसको यहां भी देख सकते हो, इफ h इक्वल टू 1 मीटर देन दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन f। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी पावर लेंस की निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं? फोकल लेंथ 1 अपॉन f मीटर में करते हैं, क्योंकि हमने h को किसमें रखकर रखा है? 1 मीटर। यूनिट क्या है? मीटर में। इसीलिए कहा जाता है कि फोकल लेंथ हमको हमेशा 1 मीटर रखनी चाहिए। सॉरी, 1 मीटर नहीं रखनी चाहिए, फोकल लेंथ जो भी हो किसमें रखनी चाहिए? मीटर में रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम हाइट कितनी मानकर चलते हैं ऑब्जेक्ट की? 1 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, तो पावर ऑफ लेंस किससे शो कर सकते हैं? tan थीटा से, क्योंकि मैंने बताया जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब कन्वर्ज या डाइवर्ज दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? थीटा पर, मींस tan थीटा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस A एंड पावर ऑफ लेंस B इक्वल टू आपकी पावर अपॉन आपकी पावर, क्योंकि एंगल से ही शो होता है। तो tan थीटा A कितना है? तो tan 30 है, और ये कितना है? tan 60। तो tan 30 कितना हो गया? 1/√3, और tan 60 कितना हो गया? √3। तो दैट इज कॉल्ड √3 into √3, इट मींस 1/3। तो पावर ऑफ लेंस A एंड पावर ऑफ लेंस B का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1/3। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कंफ्यूजन हो या कुछ क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक्स कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप ये सब कुछ इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लाएं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए।